हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। ओके, सो आज की जो हमारी क्लास है वो थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। सो स्टूडेंट्स, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे गले में थोड़ी सी तकलीफ़ है। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा। ओके, सो एक बार हम दोबारा आपकी जो यूनिट है थर्ड यूनिट उसको देख लेते हैं। और आप लोग ये भी याद कीजिए कि आपके जो 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 2 मेन कोर सब्जेक्ट्स हमने क्वेश्चन सीरीज़ के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। वो क्वेश्चन सीरीज़ मैंने आपको अच्छे से दी है, उसके अंदर बताया है कि कितना आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, कितने पेजेस का लिखना है, आंसर को कैसे लिखते हैं, पॉइंट में या पैराग्राफ में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बता रखी हैं। ठीक है, सो आप उसको अटेंड कर सकते हैं अगर आप लोगों ने उसको अटेंड नहीं किया है तो। अब ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसमें 3 ही यूनिट्स हैं और 3 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो हमारी जो अब थर्ड यूनिट चल रही है इसमें हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही में ये आगे की यूनिट है सारी। सो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो आज की क्लास बोल्शेविक रेवोल्यूशन पर हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं अगेन आपको हिंदी में भी बता दूं, नहीं तो हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं मुझसे फिर शिकायत करते हैं कि मैम आपने हिंदी में सिलेबस नहीं बताया। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, विश्व युद्ध पहला कारण और परिणाम हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे बोल्शेविक क्रांति का महत्व। बोल्शेविक क्रांति का महत्व। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो सिर्फ महत्व के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर आपको एक टॉपिक दे दिया गया है महत्व के नाम से, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ाया सब कुछ जाएगा इसके अंदर कि बोल्शेविक क्रांति स्टार्ट क्यों हुई थी, क्या परिणाम हुए थे, क्या कारण हुए थे, क्या निष्कर्ष निकला, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन में रूस की 1917 में हुई क्रांति को ही बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैंने जब आपको पढ़ाया था उसमें मैंने नहीं बताया। वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बच्चे वो उसमें इतना ज़्यादा जानने को था आपके पास कि आप कंफ्यूज हो सकते थे। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को महायुद्ध के साथ एक द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट वॉर इसलिए नाम से जाना जाता है क्योंकि वो एक वॉर ऐसी ही हुई थी कि उसको बहुत अच्छे तरीके पे, ऊंचे तरीके पे देखा गया था, जिसे द ग्रेट वॉर का नाम दे दिया गया था। तो जो रूस क्रांति हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसको ही बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। कि कभी क्वेश्चन आ जाता है ना घूमा हुआ कि रशियन रेवोल्यूशन के बारे में लिखो, तो आप कंफ्यूज मत होना कि निकी मैम आपने तो वो पढ़ाया ही नहीं है। बोल्शेविक रेवोल्यूशन, बोल्शेविक क्रांति ही रूसी क्रांति के नाम से जानी जाती है क्योंकि बोल्शेविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की दशा एवं दिशा निर्धारित की थी। ठीक है, रूस के जार निकोलस द्वितीय का स्वेच्छाचारी शासन इस क्रांति के उत्तरदायी कारणों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके साथ साथ इस क्रांति के फलस्वरूप संसार में सबसे पहले समाजवादी राज्य की स्थापना हुई थी और इसे अधिनायकवाद का नाम दिया गया था, डिक्टेटरशिप का। ठीक है, उसके साथ इस क्रांति का नेतृत्व जो था वो लेनिन ने किया था। और रूस के बाद में सोवियत संघ को, इसको मतलब रूस के बाद इसको सोवियत संघ कहा गया था। ये प्रथम देश था जहां राजनीतिक सत्ता पर साम्यवादी दल का अधिकार स्थापित हुआ था और क्रांति के जो विरोधी हैं और साम्यवाद के विरोधियों ने क्रांति को विफल करने का उद्देश्य से हिंसा का आशय स्थापित कर लिया था। ये हिंसा होगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी सोच के रखी थी। उसके साथ साथ देखा गया कि उत्तर क्रांति रूस में गृह युद्ध आरंभ हो गया था। अब आपको मैं ये बता दूं, बोल्शेविक क्रांति ही जो हुई थी रशिया में, वो गृह युद्ध ही। गृह युद्ध क्या होता है? गृह युद्ध आपस में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको इंडिया का दूं तो इंडिया में आप एग्जाम्पल ले लो गुजरात और महाराष्ट्र का। अगर आपस में लड़ाई होती है दोनों स्टेट्स को लेकर तो वो इंडिया का गृह युद्ध होगा। वैसे ही रशिया में ये गृह युद्ध हुआ था। और आपको मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ाया है कि रशिया 1917 में अलग हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी, 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। सो उसके बाद ये रशिया ने अपने को इस युद्ध से अलग कर लिया था
और क्यों किया था? क्योंकि इसके अंदर गृह युद्ध चल रहा था, इस वजह से उन्होंने अपने आप को अलग किया था। ठीक है, उसके साथ साथ वो लेनिन सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे और पश्चिमी हस्तक्षेप विफल हो गया और गृह युद्ध का दमन कर दिया गया। रूसी क्रांति विश्व साम्यवादी आंदोलन की अग्रणी सिद्ध हो गई थी। उसके साथ साथ रूस एक विशाल साम्राज्य था, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल दयनीय थी और क्रांति का नेतृत्व जो था और उसका संचालन जो था, जिन लोगों ने किया था, उनका विश्वास मार्क्सवादी विचारधारा में, मार्क्सिस्ट जो थे उनके पर्सपेक्टिव में सबसे ज़्यादा रहता था और क्रांति की विचारधारा संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझना होगा। ये बात इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाई है और बताई है। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि रूस की एक सामाजिक और उसकी जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी, सिचुएशंस थी, वो क्या थी कि सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ रशिया। देखो यहाँ ये बताया गया है कि जो 20वीं सेंचुरी थी उसके स्टार्टिंग में रूस एक निर्धन और बिल्कुल पिछड़ा हुआ देश था और उसके साथ साथ रूस एक साम्राज्य भी था। उसके निरंकुश शासक को ज़ार कहते थे। ज़ार को इंग्लिश में CZAR लिखते हैं और लेकिन पढ़ते उसको ज़ार ही हैं। ठीक है, सी साइलेंट है। उसके साथ साथ उनके अंतिम शासक जो थे ज़ार निकोलस द्वितीय ने 1894 से 1917 तक राज किया था और रूसी साम्राज्य भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश था। उसके साथ साथ रूसी साम्राज्य संसार के कुल क्षेत्रफल के 1/6 पूरे छठे भाग में फैला हुआ था और उसका 87% जो पूरा भाग था वो उसको मिला हुआ था और मतलब केंद्रीय यूरोप के पूर्वी भाग से लेकर प्रशांत महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक जो सागर था उससे लेकर दक्षिण में ब्लैक सी तक ये बिल्कुल फैला हुआ था। उसके साथ साथ पश्चिमी सीमा जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, पूर्वी यूरोप के अन्य जो देश थे ये उससे भी इसकी सीमा बिल्कुल लगती थी और एशिया में टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, चीन की सीमाएं रूस के साथ लगती थी। अब आप यहाँ पर एक बात नोट करना, मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कारण बताए थे उसमें संधियाँ बताई थी और ये संधियाँ जो मैंने आपको बताई थी उसमें एक संधि इसके साथ भी हुई थी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ रूस की, जब रूस ने भी इटली की तरह यही बोला था कि अगर मैं आपके साथ इस संधि से अलग हो जाता हूं तो आप मुझ पर न जोर डालोगे, ना मुझे कुछ कर सकोगे, ना मारोगे। इस बात पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, खैर वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, लेकिन मैं आपको एक तरीके से रिमाइंड करवा रही हूँ कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें पढ़ाई हैं, क्योंकि जो आप चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हो वो ये इस पूरी यूनिट में आपस में लिंक्ड है, वो आपको पढ़नी है, लिखनी है। उसके साथ साथ क्या हुआ था कि एशिया में टर्की, ईरान, अफगानिस्तान और चाइना की सीमाएं भी रशिया से मिलती थी और एक विशाल भूखंड में 18 करोड़ व्यक्तियों का निवास था पूरा मिलाकर सारा। उसके साथ साथ उसने एक मतलब उनमें एक आधे से ज़्यादा तो रूसी थे। ये माना जाता था कि 18 करोड़ की अगर आबादी देखी गई है, पूरे सब ये जो सीमाएं मिल रही हैं इधर उधर सब मिलाकर, तो उसमें आधे या फिर आधे से ज़्यादा रूसी थे, रशिया में जो रहते थे वो लोग थे और अनेक अन्य राष्ट्रीय मतलब बाकी जो थे अलग अलग उनसे संबंध रखते थे। उनमें प्रमुख थे वाइट और पोलस, तुर्क, मंगोल और कई और भी अन्य थे, यहूदी थे। लेकिन ये जो 3-4 मैंने आपको नाम बताए हैं, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। वाइट रशियंस जो होते थे, वाइट ब्लैक आपने सुना होगा, वाइट ह्यूमन, ब्लैक जो होते हैं अफ्रीकन, वो सब होते हैं, तो वाइट थे और तुर्की थे, मंगोल थे और यहूदी थे। ये 4 नाम आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपको निकलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और भी बहुत सारे थे लेकिन ये इनके बारे में लिखना क्यों लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये जो है 12th क्लास से आगे पढ़ते हुए आ रहे हो और आगे तक इनके नाम पढ़ोगे और ये बहुत कॉमन नेम है, कॉमन रिलीजन्स है या फिर कोई कॉमन ऐसी चीज़ मान लो कि इनका नाम आना ही आना हर जगह है। ठीक है, उसके साथ यूरोपीय रूस का जो ज़्यादा से ज़्यादा भाग था वो सामंत वर्ग और साइबेरिया के अर्ध सभ्य दूसरी ओर और विशाल साम्राज्य से निवासी करते थे। रूस की जो जनसंख्या थी वो 80% भाग किसानों का था और 1914 में 1000 व्यक्तियों ने 17 सामंत, नोबल्स और 125 व्यापारी और नगर निवासी थे। ठीक है, ये बात यहाँ पर मैंने आपको बता दी है कि जो 80% रशिया की 80% आबादी थी वो किसान की थी और 1914 तक 1000 व्यक्तियों पर 17 सामंत, 125 व्यापारी और नगर निवासी थे। 1860 पीछे आ जाओ, 1860 तक सेकेंड जो द्वितीय ने दास
मतलब एक तरीके से ये बताया गया कि कृषक दास 1860 तक बहुत ज़्यादा थे, कि आगे तक 1914 तक चलते चलते एक तरीके से पूरा किसान की ही 80% आबादी देखी गई थी। और जो ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय थे, उन्होंने एक दास प्रथा का उन्मूलन करके भूमि के पुनर्वितरण पर आदेश दिए थे और यूरोपीय रूस को लगभग आधी कृषि ग्रामों की मीर को दे दी गई थी। उसके साथ साथ रूस जापान के युद्ध 1905 में विद्रोह का असफल प्रयास किया गया था, लेकिन विद्रोह को दबा दिया गया था। उसके साथ जो ज़ार थे, उन्होंने लोगों को प्रसन्न करने का बहुत ज़्यादा कोशिशें की, प्रयास किए, और ज़ार ने तुष्टीकरण के जो पर्पस थे, उनके उद्देश्य थे, उसे कर अदा न कर पाने वाले किसानों को बिल्कुल छोड़ दिया था। उनका कर माफ़ कर दिया था, कि वो अगर उन्होंने लिया भी था और वो नहीं छुड़ा पाते थे तो वो उन्होंने माफ़ कर दिया था, क्योंकि उनके अंदर ये रहता था कि अगर वो जापान से युद्ध हार गए हैं तो वो लोगों को एक तरीके से ये दिखाना चाहते थे कि कोई बात नहीं, अगर हम हारे हैं तो हम आगे और कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ की जनता को अब जनता, जाहिर है मैंने आपको बताया अभी 80% किसान ही थे, तो उन लोगों के जो किसानों ने कर ले रखे थे वो उनको माफ़ कर देते थे, उनको छोड़ देते थे कि कोई बात नहीं, मत दो। इस वजह से वो अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें करते थे। उसके साथ साथ ज़ार अपने सदस्यों के ऊपर मीर की शक्तियों को कम कर दिया गया और ग्रामवासियों को वो अधिकार दिए गए, वह समुदाय नियंत्रण वाली भूमि अपने हिस्से की मांग कर रहे थे। इसके साथ साथ इस प्रक्रिया से किसानों को मतलब अपनी भूमि का स्वामित्व प्राप्त हो गया था, कि हाँ ये हमारी ही भूमि है। ये नहीं है, क्योंकि पहले ये होता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा या मैक्सिमम मूवीज़ में भी ये देखा होगा कि जैसे किसान की ज़मीन होती थी, लेकिन उस पर जो उसका स्वामित्व होता था, उस पर जिसका प्रभुत्व होता था, वो उस वहाँ के बादशाह का होता था, जो वहाँ पे बादशाहत करता था या जो तानाशाह होता था उसका। उसके साथ ये देखा गया कि रूस पर औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव हुआ था, मतलब एक तरीके से औद्योगिक क्रांति जो आई थी उसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं हुआ था। मैंने यहाँ पे गलत बोला है, प्रभाव हुआ था, यहाँ बिल्कुल भी प्रभाव नहीं हुआ था। फिर भी जो थोड़े बहुत उद्योग रूस में थे, उन्हें अधिकांश के पास पूंजी की कमी थी और भारी उद्योग को लगभग बिल्कुल ना ही के बराबर थे। ठीक है, सो अब हम देखते हैं बोल्शेविक क्रांति के कारण क्या हुए थे। बोल्शेविक क्रांति के कारण आप लोगों को जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, एक चीज़ जब होती है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ और आप बोल दो कि यार ये कैसे हो गया, निक्की मैम ने ये क्यों बोला, तो उसके पीछे एक वजह रही होगी, कारण रहा होगा। मैं ये बात यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको टॉपिक में बोल्शेविक क्रांति का महत्व दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली महत्व पढ़ोगे, महत्व जो है वो कारण और परिणाम दोनों में आ जाएगा, तो अलग से महत्व लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, सो बोल्शेविक क्रांति के कारण रूस की क्रांति का महत्व सिर्फ यूरोप के इतिहास में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में देखा जाता है, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति, रशियन क्रांति आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाई जा रही है, ना कि एक नॉर्मली एक चीज़ में कि हाँ ये चलो ठीक है ये हो गया। ये एक इंटरनेशनल मुद्दे के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। जिस प्रकार मतलब यहाँ ये बोला गया कि रशियन जो रेवोल्यूशन हुआ था वो सिर्फ यूरोप की ही हिस्ट्री नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री है। और जिस तरीके से 18वीं शताब्दी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना फ्रांस के राज्य क्रांति है, उसी तरीके से 20वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1917 की बोल्शेविक क्रांति बताई जाती है। रूस में सामाजिक समानता का नितांत अभाव था और इस समय रूस का जो पूरा हिस्सा था वो समाज 3 विभिन्न श्रेणियों में विभक्त था, जिनके आपस में किसी भी प्रकार की संभावना विद्यमान बिल्कुल भी नहीं थी और वे एक दूसरे को अपने से भिन्न और पृथक बिल्कुल समझते थे। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि उसके कारण क्या क्या थे। सबसे पहला है 1905 की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1905 की 1905। ठीक है, देखो रूस में 1905 में एक क्रांति हुई थी जिसके द्वारा रूस में वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया था, लेकिन पारस्परिक जो झगड़े थे उनकी वजह से ये क्रांति बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई थी और शासन पर ज़ार का आधिपत्य स्थापित हो गया था। इस क्रांति का जो परिणाम हुआ था वो ये था कि उसने रूस की साधारण जनता को पॉलिटिकल जो उनके राइट्स हैं उनका परिचय करा दिया था, कि उनके पॉलिटिकल राइट जो राजनीतिक अधिकार हैं वो क्या है, और उनको ज्ञात हो गया था कि वोट क्या है, वोट देना मतलब मत देना वो क्या होता है। उसके साथ साथ ड्यूमा या दूसरे शब्दों में पार्लियामेंट के सदस्यों का निर्वाचन किसी प्रकार
किया जाना चाहिए, किस प्रकार किया जाना चाहिए, ये भी लोगों को इस चीज़ से परिचित कराया गया। और सरकार को लोकमत के अनुसार अपनी नीति का निर्धारण कर जनहित के कार्यों को करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। ये वाली बात भी बहुत अहम रखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई। और अपने राजनीतिक अधिकारों से, जो उनकी पॉलिटिकल राइट्स हैं, उससे परिचित हो जाने के कारण, उन परिचित हो जाने की वजह से ही रूस की जनता समझ गई कि रूस में भी लोकतंत्र शासन की स्थापना होनी चाहिए, जहां साधारण जनता के हाथ में शासन सत्ता हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। दूसरी बात आती है मध्य वर्ग के विचारों में परिवर्तन, चेंज इन मिडिल क्लास आइडियाज। देखो, रशियन में जो मध्य श्रेणी के व्यक्ति थे उनमें शिक्षा का प्रचार हो गया था। मतलब एक तरीके से यहाँ पर हाई क्लास की जो फैमिली के लोग थे उनको पता था, उनके पास पैसा था, वो पढ़ते भी थे, बाहर की कंट्रीज, अलग और कंट्रीज से पढ़कर आते थे उस टाइम में भी। तो जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे उन लोगों को भी एक तरीके से पढ़ने की इच्छा जागी थी, और पढ़ने की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी अहमियत है, वो भी उन लोगों को बहुत अच्छे से पता लग गई थी। तो क्या हुआ था फिर उसके बाद, जिस तरीके से फ्रांस की क्रांति का श्रेय फ्रांस के दार्शनिक शिक्षित वर्ग को प्राप्त है, उसी तरीके से फ्रांस में भी क्रांति का वर्ग इसी श्रेणी के लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। अब यहाँ ये बताया गया है कि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ये एक तरीके से पढ़े लिखे लोगों ने इसको आगे चलाया था, और इन लोगों को पढ़ाई लिखाई की अहमियत, उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा पता लग गई थी। इस तरीके से उन्होंने, जो दार्शनिक थे, फिलोसफर्स थे, और जो शिक्षित पढ़े लिखा पूरा वर्ग था, पूरा तबका था, उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और उसी तरीके से वो लोग नई नई पुस्तकों का अध्ययन करते थे, इनफैक्ट लिखते भी थे। हर एक नई नई पुस्तक में उस बारे में लिखते थे कि हाँ, ये चीज़ इसमें बताई गई है, ये इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ पश्चिमी यूरोप के जो विचार हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तक रूसी भाषा में अनुदित हुई है, और अनेक एशियन लेखक जो हैं उन्होंने अपने ग्रंथों में नए और जो प्रगतिशील विचार हैं उनका प्रतिपादन किया है, कि जो प्रगति पर है, अभी डेवलप हो रहे हैं, उन सारे पर्सपेक्टिव्स के बारे में अपने लेखों में लिखा है और उसको बताया है। और शिक्षित वर्ग पर उन नए विचारों का बहुत ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ा था, स्पेशली जो नवयुवक विद्यार्थी थे, स्पेशली कॉलेज के स्टूडेंट्स या स्कूल के वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में एंट्री करने वाले थे 11th-12th के। तो इन लोगों को ये बुक्स पढ़ के, ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इन लोगों पर, और नए विचारों का अध्ययन इन्होंने बहुत अच्छे से करा, उसको समझा। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स ने तो कॉलेज टाइम में ही इस चीज़ को आगे बढ़ाने की, लिखने की कोशिशें की थी, जो वो बहुत ज़्यादा सफल रही थी। और उनका देश उन्नति की दौड़ में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, जिसका प्रमुख कारण ज़ार की निरंकुशता थी। उनका हृदय में ये भावना उठी थी कि ये हमारा भी कर्तव्य है, सिर्फ हमारे लीडर का ही नहीं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिमी यूरोप का प्रभाव। पश्चिमी यूरोप का जो प्रभाव है, इसमें ये बताया गया है कि पश्चिमी यूरोप के लोकतंत्र राज्यों का प्रभाव भी रूस पर बहुत ज़्यादा पड़ा था। रूस के जो सम्राट थे उन्होंने बाद में डेवलप जो पर्सपेक्टिव्स थे उनका रूस के प्रचार रोकने के लिए स्पेशली रूप से प्रयत्न किया था, और उनके विचारों को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि विचार हवा के समान होते हैं। ये बात मतलब फैक्ट है स्टूडेंट, जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल हवा की तरह होते हैं। एक टॉपिक को लेकर मेरे क्या विचार हैं, आप लोगों के क्या विचार हैं, आपकी फैमिली के, आपके फ्रेंड्स के, वो एक तरीके से बिल्कुल हवा की तरह फैलते हैं। जस्ट लाइक अफवाहें जो होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं। अफवाहें वो इंसान के विचार होते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि ये जो इनके विचार होते थे वो बिल्कुल हवा के समान होते थे, उनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी और उसके साथियों के विरुद्ध जो प्रचार कार्य मित्र राष्ट्र अलाइड पावर्स की ओर से किए गए थे या किए जा रहे थे, उसमें ये ही कहा जाता था कि वो लोकतंत्र शासन, जनता की स्वतंत्रता या राष्ट्रीयता के आधार पर नवीन राष्ट्रों का निर्माण करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। ये वाली बात इन्होंने इसमें बताई थी। और रशिया जो अलाइड पावर्स के अंतर्गत था, वो जनता पर इसी बात का बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। उसके साथ साथ बोल्शेविक क्रांति के परिणाम भी हम देख लेते हैं। देखिए, बोल्शेविक क्रांति के परिणाम यहाँ पर बात आती है
तो एक तरीके से रिजल्ट के तौर पे देखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका मतलब जब अब यहाँ पे इतने सारे विचार हो रहे हैं तो एक चीज़ का परिणाम निकलना या उसका कंक्लूजन निकलना, निष्कर्ष निकलना काफ़ी मुश्किल बात है। फिर भी बहुत सारे इसके परिणाम देखे गए कि रिजल्ट क्या आया। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम निरंकुश तंत्र, अभिजात वर्ग और चर्च की शक्ति का अंत हो गया था। उस टाइम में आप लोगों को मैं जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें स्टार्टिंग में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट वाला, आपने उस टाइम पे देख रखा है कि कितना ज़्यादा चर्च को मान्यता दी जाती थी। तो इस टाइम तक आते आते 1917 तक आते आते मतलब 16वीं शताब्दी से लेके जब यहाँ तक ये चर्च की मान्यता जो थी उनके पास पावर्स थी वो उसका अंत हो गया था। जार के राज्य का अंत कर उसे सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में बदल दिया गया था। राज्य की आर्थिक नीतियों को समाजवादी आदर्शों के माध्यम से चलाने का प्रयास किया गया था। राज्य की जो इकोनॉमिक उसकी नीतियाँ थी पूरी, उसके पर्सपेक्टिव थे, उसका काम करने का तरीका था एक इकोनॉमिकल बेस को लेकर, उसको समाजवादी आदर्शों के माध्यम से चलाने की कोशिशें की गई थी और काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था और सबको कार्य उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य हो गया था। इसका रिजल्ट एक ये निकला था कि संवैधानिक मतलब काम करने का जो अधिकार था, राइट था, वो एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था, वो सबको दे दिया गया था और सबको कार्य उपलब्ध कराना सरकार का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी, कर्तव्य बन गया था। और फिर उसके बाद बात आती है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया क्योंकि न केवल बोल्शेविक बल्कि संपूर्ण यूरोप के समाजवादी संगठन युद्ध के विरुद्ध थे। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर बताई गई कि एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक तरीके से आप उसमें भी लिख सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस बात को कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था क्योंकि सिर्फ बोल्शेविक ही नहीं, पूरा यूरोप के समाजवादी जो संगठन थे वो युद्ध के विरुद्ध थे इस वजह से। ठीक है, उसके बाद आती है जो सबसे ज़्यादा दो मेन देखे जाते हैं परिणाम, वो ये है सेना द्वारा जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया, आर्मी रिफ्यूज टू शूट ऑन पब्लिक। कि अंत में 7 मार्च 1917 में जनता को दशा बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी हो गई थी कि गोलियां चलाना, मारपीट करना, लूटना, ये सारी बहुत आम बात हो गई थी। उसके पास ना पहनने को कपड़े थे, ना खाने को अनाज था और वो भूखे थे, कपड़ों की तलाश में थे कि कुछ चीज़ हमें मिल जाए, हम पहन लें, कुछ ऐसा कर लें। क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखो युद्ध की बात हो रही है, वॉर की बात हो रही है, ना कि छोटी मोटी लड़ाई की। जब वॉर होती है तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही होता है, भले से कोई दोनों में से कोई एक जीते या दोनों ही हारें, तो फिर भी नुकसान दोनों को बराबर होता है। वहाँ के लोग भी बर्बाद होते हैं और वहाँ के लोग भी। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें बर्बाद हो चुकी थी, लोगों के पास रहने को जगह नहीं थी, ज़मीनें बंजर हो गई थी, लड़ाई की वजह से इतने लोग मारे गए थे, भूखे लोग थे, कुछ लोगों ने अपनी फैमिलीज़ खो दी थी, कुछ अलग हो गए थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें देखी गई थी। और लोगों ने इस चीज़ से परेशान होकर भूखे और ठंड में ठिठुरते हुए गरीब और मजदूरों ने 7 मार्च के दिन पेट्रोग्रेड की सड़क पर घूमना आरंभ कर दिया था और रोटी की दुकानों पर ताज़ी और गर्म रोटियों के ढेर लगे पड़े थे। ये ठीक है, ये परिणाम निकला था। और जो भूखी जनता का मन ताज़ी और गर्म चाय और रोटियों को देखकर ललचा गया था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए थे और उन्होंने बाजार में लूट मार करनी शुरू कर दी थी। मैंने आपको जैसा कि अभी बता दिया कि जब एक युद्ध हुआ है तो लूट मार होना, जान माल की हानि होना, ये सारी चीज़ें आम बात होती है। क्योंकि जब इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जिनके पास सामान होता था लोग उनको गन दिखा के या छुरा दिखाकर उनसे वो सामान छीन कर ले जाते थे। उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि सरकार ने सेना को उन पर गोली चलाने का आदेश दिया कि वो गोली चलाकर लूटमार करने वालों को मार दें और सैनिकों ने गोली चलाने से साफ मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने उन्होंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा कर दिया था कि बहुत ज़्यादा जनता मरी थी। इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक की जो फैमिली थी, वो सैनिकों की जो फैमिली थी वो ही बर्बाद हुई थी। उनके बच्चे, उनकी वाइफ्स, उनके पेरेंट्स वो ज़्यादा मारे गए थे क्योंकि आपको मैंने ये बताया उस टाइम में 80% आबादी सैनिक वो किसानों की थी और ज़्यादातर जो सैनिक थे वो किसानों की फैमिली से बिलोंग करते थे। इस वजह से तो उन्होंने भी क्रांति की भावना मतलब एक तरीके से बंद कर दी थी कि नहीं, अब रिवॉल्यूशन नहीं करना है, इस चीज़ को ख़त्म कर दो। और जब मज़दूरों ने ये देखा था कि सैनिक उन पर गोली चलाने की तैयार है तो उन्होंने अपने आप को सेफ करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए सैनिकों को ही मारना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से, सरकार ने एक परिणाम निकाला था कि सब चीज़ें नॉर्मली अब कर दी जाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जाएं ताकि ये एक दूसरे जो लोग बचे हैं उनको मारे नहीं। सेकंड है ज़ार का शासन त्यागना। ज़ार का जो शासन था
ज़ार का शासन त्यागना, देखो दूसरी ओर जो ड्यूमा ने विसर्जित होने से मना कर दिया था और उसका पेट्रोग्रेड सोवियत की समझौता हो गया था उसका, ठीक है, जिसके आधार पर 1917 को उदारवादी नेता जॉर्ज स्लॉव के अध्यक्षता का एक सामाजिक सरकार की स्थापना हो गई थी। उसके साथ साथ 14 मार्च को, मतलब 1917 को ही 14 मार्च को ज़ार ने शासन पर परित्याग करने की मांग की थी और परिस्थिति से बाध्य होकर उसने उनकी मांग को स्वीकार करने के लिए शासन से त्यागपत्र दे दिया था। उसके साथ इस प्रकार से रूस में जो जारशाही थी उसका बिल्कुल अंत हो गया और क्रांति के मजदूर को सफलता प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने शासन की भागदौड़ को अपने हाथ में रखने को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं समझा, उचित नहीं समझा और समझ शक्ति मध्य वर्ग के हाथ में सौंप दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपका अब आती है निष्कर्ष की बात। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष में मैं आपको बताऊं, आप लोगों को ये पढ़ने के बाद अच्छे से पता लग रहा होगा कि निष्कर्ष निकलेगा क्या। जब परिणाम में मैंने आपको बता दिया सब चीज़ें नॉर्मल होती गई, ठीक होती गई, तो उसके बाद निष्कर्ष ये निकला कि इस चीज़ को, जब इस चीज़ की सबसे पहले ये लिखा गया कि इस चीज़ की स्टार्टिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। आपस में जब गृह युद्ध छिड़ गया था तो कोशिश की जानी चाहिए थी कि जो बाकी स्टेट्स थी उसको कंट्रोल करती। उसके बाद ये वाली बात बताई गई कि बोल्शेविक क्रांति के बाद ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान ने खुलकर रूस के गृह युद्ध में हस्तक्षेप किया था और श्वेतों के साथ मिलकर लेनिन की समाजवादी सरकार को बिल्कुल ख़त्म करने की नाकाम कोशिशें की थी। ये वाली बात भी इसमें बताई गई है। ये देश क्यों शामिल थे, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनके साथ शामिल था, मिला हुआ था, इनकी पूरी हेल्प कर रहा था इस वजह से। और उसके बाद अब मतलब ये देखा गया आखिर में कि जब परिणाम जो निकले, तो अगर ज़ार पहले ही त्यागपत्र दे देता तो इतनी सारी चीज़ें होती भी नहीं और ना सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी और सैनिक मारे जाते और लोग लूटमार स्टार्ट करते। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपकी बोल्शेविक क्रांति कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक फासीवाद और नाजीवाद कंप्लीट करेंगे। सो आज के क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।